जब 16 वर्षीय कूले को अपेंडिसाइटिस का एक अटैक हुआ तो कुलमन परिवार नाना वॉकिनहॉर्स्ट के पास क्रिसमस के डिनर पर गया था। तब कैथरीन के पापा जॉय चिंता के साथ अपने दिमाग से लगभग बेकाबू हो गए। एमा की मां की भी अपेंडिसाइटिस की शुरुआती अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी, जिसे 1990 ईस्वी के शुरुआती दिनों में घातक माना जाता था। जॉय ने सेंट लुइस स्ट्रीट के उस बड़े घर के एक कमरे को लगभग अस्पताल में ही बदल दिया था। एक डॉक्टर को लाया गया, कैंसस सिटी से 2 नर्सों को वहां लाया गया। उस बॉय की देखभाल की गई और उसका भविष्य स्वास्थ्य की तरफ वापस लौटा। एक दोपहर में उसकी दोनों नर्सों ने लड़के को बिस्तर से उठाकर खिड़की पर लाने में मदद की ताकि वह जॉय के द्वारा खरीदा गया अपना नया खिलौना देख सके। यह बिल्कुल उच्च गति वाला ड्यूसेनबर्ग रेसिंग कार थी, जो इंडियानापोलिस में उसी तरह की ईंटों के रास्ते पर इस्तेमाल की जा रही थी। कूले के ठीक होने के बाद उनके पिता ने उनके लिए एक स्टंट प्लेन भी खरीदा था, जिसे उसने पूरे मिडवेस्ट बर्नस्टमिर्स की यात्रा करते हुए उड़ाना सीखा था। जब वह उस प्लेन को उड़ा नहीं रहा होता था तो वह उस काउंटी मेलों में अपनी कार दौड़ा रहा होता था। मम्मा इन सब के लिए कभी नहीं मानी, लेकिन पापा पापा का हृदय कोमल और उदार था। कूले को वो सब कुछ मिला जो कुछ उसने मांगा था। कूले को जानने वालों के अनुसार वो जंगली था। एक रिपोर्ट बताती है कि वो आदमियों के एक ऐसे समूह मिडनाइट टायर कंपनी से जुड़ गया था जो रात को देहात में चोरी किए गए टायर को दोबारा बेचने के लिए घूमते फिरते थे। बाद में उसने एग्नेस वॉर्टन से शादी की, जिसे कॉनकॉर्डिया के लोगों ने एक अद्भुत महिला के रूप में वर्णित किया, जिसने कूले को बर्बाद रास्ते से निकलने में उसकी मदद की। उसने ऑटोमोबाइल मैकेनिक के रूप में हैनी वॉकेनहॉर्स्ट के लिए काम किया। इस हैनी वॉकेनहॉर्स्ट का उसकी माँ से कोई संबंध नहीं था। कैथरीन ने अपने पिता को बहुत प्यार किया। जब वह अपने पिता के घुंघराले बालों को छेड़ती थी या उसकी झाड़ीनुमा मूँछों में कंघी चलाती तो उसके पिता चुपचाप बैठ जाते। अक्सर लंबी टांगों वाली किशोरी होने के बाद भी वह कैथरीन को अपनी गोद में बैठने देते थे और अपने कंधे पर उसे सिर झुकाने देते थे। उसने मुझसे कहा था, पापा जीवित रहे और मर गए, लेकिन एक बार भी मुझे कभी दंड नहीं दिया। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं रखा, कभी नहीं, एक बार भी नहीं। माँ ही थी जिसने मुझे अनुशासित किया। मैं नीचे तहखाने में होती थी, जिससे कि पड़ोसी मेरे चीखने की आवाज़ ना सुन सकें। फिर भी जब पापा घर आते तो मैं दौड़कर उनके पास जाती और फिर उनकी गोद में बैठ जाती और ये सारे दर्द को दूर कर देता। मैं कभी याद नहीं कर सकती हूँ कि एक बच्चे के रूप में कभी मम्मी ने मुझे स्नेह किया हो, कभी नहीं। मम्मा एक आदर्श अनुशासक थीं, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है या मैंने कुछ अच्छा किया है, एक बार भी नहीं। पापा ही थे जिन्होंने मुझे प्यार और स्नेह दिया। कैथरीन के प्रसिद्ध होने के बाद वह अपनी माँ को कॉनकॉर्डिया में रात को फ़ोन किया करती थी और एक समय में घंटों तक बात करती थी। टेलीफोन ऑपरेटर के मुताबिक कैथरीन लगातार अपनी माँ को यह साबित करने की कोशिश करती थी कि वह सफल हो गई है। वह खिलखिलाती थी और ठिठकती थी। पूर्व संचालक ने मुझसे ये कहा और निश्चित रूप से हम वहाँ बैठकर सुनते और हंसते भी थे। फिर वह अपनी माँ को वो सब बताती थी जो सब उसने प्राप्त किया था। वह कहती, माँ मेरे पास शहर का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है। ये बहुत ऊंचा है। इसमें 5,000 से अधिक बत्तियां हैं। वह अपने आश्चर्य कर्मों की सभाओं में आई हुई भेंट के आकार के बारे में बताती। वह अपनी माँ को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती कि वह सफल हो गई है। ऐसा लगता है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि कैथरीन उन सभी पिटाई की हकदार थी जो
उसके बच्चे के रूप में हुई थी। एक बार जब वो अपने नाना जी वॉक इन हॉस्ट से मिलने उनके खेतों पर गई तो उन्होंने उसको तरबूज दिखाए और समझाया कि भले ही तरबूज बाहर से हरे हैं तो भी वे अंदर से लाल ही होंगे। कैथरीन ने अपने मरने के दिन तक कोई बात वैसे ही नहीं मानी जैसी उसे बताई जाती थी। उसके जिज्ञासु स्वभाव ने यह मांग की कि वह खुद इसकी जांच करे। तो नाना जी वॉक इन हॉस्ट के घर में लौट जाने के बाद 9 वर्षीय कैथरीन ने बड़ा चाकू लिया और 100 से अधिक तरबूजों को बस ये सुनिश्चित करने के लिए काट दिया कि वे सभी अंदर से लाल हैं या नहीं। जब वह घर पहुंची तो मम्मा तहखाने की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। जब कैथरीन 9 साल की थी तो मम्मा का जन्मदिन 28 अगस्त को सोमवार के दिन पड़ा। एमा कुलमन के लिए सोमवार का दिन धुलाई का दिन हुआ करता था। जैसा कि कैथरीन ने बाद में कहा था कि यह उसके धर्मशास्त्र का हिस्सा था। सोमवार को वह कपड़े धुलती थी, मंगलवार को वह इस्त्री करती थी, ठीक वैसे ही जैसे वह रविवार को चर्च जाती थी। कैथरीन ने सोचा अपनी मम्मा के लिए जो हमेशा उसे कोड़े मारती रहती थी वो सबसे अच्छी चीज़ कर सकती है, उसे एक अकस्मात पार्टी, सरप्राइज़ पार्टी दे सकती है। वह जानती थी कि उसकी माँ को कैसा मनोरंजन पसंद है। वह लंबी लेस लगी हुई कफ वाली आस्तीन के साथ ऊंचे गले वाली फर्श तक लंबाई की पोशाक पहनना पसंद करती थी। बालों को टाइट ऊपर की ओर गूंथ कर गोल हैट जिसमें वेल बंधी हो पहनना पसंद करती थी। और उसके मेथोडिस्ट संडे स्कूल या मिशनरी संगठन किंग्स हेराल्ड के सदस्यों को चाय परोसना उसे पसंद था। ऐसा लगता है कि मिसेस जॉय कुलमन को किसी ने भी कभी भी अनौपचारिक कपड़े या घर के आरामदायक कपड़े या बिना कंघी किए हुए बालों में नहीं देखा है। कैथरीन ने बाद में कहा था, मुझे कभी याद नहीं है कि मेरी मम्मा कभी बागे या मैक्सी को पहनकर नीचे नाश्ते की मेज़ पर आई हों। मम्मा जब भी नाश्ते की मेज़ पर आती थी तो वो पूरी तरह से तैयार होती थी। वह किसी मेहमान के घर आ जाने की स्थिति में खुद पूरी तरह तैयार रहना चाहती थीं। लेकिन धुलाई का दिन एक अलग बात थी। उस दिन मम्मा दरवाजे बंद करती और पूरे दिन मेहनत करती। उबले हुए पानी के टबों के आगे वो पसीना बहाती। वो एक कपड़े धुलाई के लिए चौकी या वॉशपोर्ट का इस्तेमाल करती थीं। वह उन्हें रगड़ती, टब में डालती और वह हैंड रिंगर में से कपड़ों को गुजारती और दूसरे टब में रखती जो उनका काफ़ी पानी निचोड़ देता था। और अंत में वह घर के पीछे रस्सी या तार पर उन्हें टांग देती। जैसा कि कैथरीन ने कहा था कि सोमवार को कपड़े धुलना माँ के धर्मशास्त्र का एक हिस्सा था। अगस्त के उन धुंधले दिनों में भी जब बाड़े के सूरजमुखी गर्मी में मुरझा गए थे, एमा कुलमन भाप से भरे वॉश टब के ऊपर कपड़े धुलने के लिए झुक गई होती। छोटी कैथरीन इस बात का ध्यान रखने में विफल रही जब वो 1 सप्ताह पहले ही अपनी माँ को सरप्राइज़ पार्टी देने के लिए शहर और समुदायों में घर घर गई थी। निमंत्रण देने के लिए उसने शहर की सबसे प्रमुख महिला नागरिकों में से 30 महिलाओं को आमंत्रित किया था। ये जन्मदिन की पार्टी सोमवार को 2 बजे होनी थी। सभी महिलाओं को बताए बिना उसने हर एक से एक एक केक लाने को कह दिया। 28 अगस्त को दोपहर के भोजन के बाद एमा ने कैथरीन को कहा कि मैं थक गई हूँ, कपड़े धुलने से पहले मैं कुछ मिनटों के लिए ऊपर लेटने जा रही हूँ। और कैथरीन बरामदे में दौड़ते हुए आने वाली औरतों का इंतज़ार कर रही थी। ठीक 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। एमा जो लगभग सो ही गई थी, बिस्तर से एकदम कूद पड़ी। यह भूल कर कि उसने कैसे कपड़े पहने थे, वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे गई। उसके बालों का वह हिस्सा जो अजीबोगरीब किड कर्लर्स या रोलर्स में नहीं था, उसके चेहरों पर झटकों से लटक रहा था। उसकी लंबी पोशाक पानी और भाप से सिकड़ी हुई थी।
उसका चेहरा पसीने से गंदा और परेशान था। उसकी बाहें कोहनी तक मुड़ी हुई आस्तीन की वजह से दिखाई दे रही थीं, जो कि गर्म पानी में हाथ डालने के कारण लाल हो गई थीं। उसने बिना मौजों के पुराने बटन वाले जूते पहने हुए थे, जो टखनों पर से ढीले थे। दरवाजे पर 2 महिलाओं को देखकर वह डर गई। यह एहसास करते हुए कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे से अंदर देखने वाली स्क्रीन से वो पहले ही एमा को देख चुकी थीं। उसके पास उन्हें अंदर आने देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मिसेज लोहोफोनेर, उन्होंने कहा, जन्मदिन मुबारक हो एमा। एमा कुलमन दरवाजे पर उन्हें घूरते हुए खड़ी थी। वहाँ मिसेज लोहोफेनर और मिसेज हेयरवॉट, 2 सामाजिक नेता, इस तरह के कपड़े जो अभी अभी पैकिंग बॉक्स से उन्होंने निकाले हों, इस तरह के कपड़े पहने हुए खड़ी थी, एकदम तैयार, जो सफ़ेद परत वाला केक पकड़े हुए थीं, जो शानदार ढंग से सजाया गया था। उसने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन जब उसने लकड़ी के बरामदे में और कदमों की आवाज़ें सुनी, तो उसे दरवाज़ा बंद करने का समय नहीं मिला। वहाँ मिसेस टाइमन, मिसेस श्रेमा, मिसेस हिल्डा श्रॉडर, सभी हाथ में केक लिए हुए खड़े थे और इस तरह से तैयार थे जैसे कि ये ईस्टर रविवार की सुबह हो। तब तक सभी महिलाएं इतनी तेज़ी से आईं कि एमा के पास दरवाज़ा बंद करने का समय ही नहीं था। जब तक वो सब अंदर आए, तब तक वो वहीं खड़ी रही। लेकिन एमा ने सभी महिलाओं के बीच बरामदे में सीढ़ियों के पास फर्न पौधे के बड़े से गमले के स्टैंड के पीछे खड़ी हुई अपनी शरारती लाल बालों वाली बेटी की छाईदार मुस्कुराते हुए चेहरे पर नज़र डाली। एमा ने अपने दांत पीस लिए। इंतज़ार करो छोटी बच्ची, उसने बुदबुदाया, बस तुम रुको ज़रा। एमा के पास दंड देने की योजना बनाने के लिए बाकी की पूरी दोपहर बची थी। जबकि उसे कैथरीन की सोच के अनुसार काम करना पड़ा। उसने बहुत उत्तेजना के साथ स्टोव पर धुले हुए बर्तनों को रखा, चाय के लिए पानी रखा और समाज वालों को परोसा, जिसमें सभी पार्टी का भरपूर लुत्फ़ उठाते नजर आए। लेकिन उस शाम जैसे ही आखिरी महिला चली गई, मम्मा ने उस अपराधी को बाहों से पकड़ा और तहखाने के नीचे तक झकझोर कर ले गई। भले ही उनके पास 2 सप्ताह तक खाने के लिए भरपूर केक था, फिर भी उसे अपना अधिकांश भोजन खड़े होकर ही करना पड़ा। मम्मा का गुस्सा बहुत भयंकर था।